सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, हम जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में काफ़ी कुछ करा चुका हूँ मैं आपको, मतलब किस तरह से उसका बेसिस काम करता है कि उसने एटॉमिक मास को बेसिस बनाया, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बेसिस बनाया और उसके बाद जो लॉ दिया था। ठीक है, तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिए और पार्ट 2 में जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊंगा, तो ये हल्का सा उसका एक ओवरव्यू है। मतलब कंप्लीट टेबल नहीं बनाई मैंने यहाँ पर मेंडलीव की, क्योंकि भाई लिमिटेशन है थोड़ी सी मेरे पास टेक्नोलॉजी की, इसलिए नहीं बना पाया। और जो उसका लॉ था वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा और उसके जो मेरिट्स आए थे, यानी जो उसके एडवांटेजेस थे वो आपको बताऊंगा, और जो इसके डिसएडवांटेजेस थे, मतलब जो लिमिटेशंस हुई इसकी पीरियोडिक टेबल की, वो आपको बताऊंगा। ओके, और बेहतर होगा कि आप इसका पार्ट 1 देख कर आए। हो सकता है आपको वो लेंदी लगे देखने में, लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, जैसा मैंने अभी बताया आपको लास्ट लेक्चर में कि बेसिस इसने एटॉमिक मास एंड सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज बताया, और उससे इसने लॉ दिया। क्या दिया उस लॉ में भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या कहा था? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। ठीक, तो वो क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके मासेस का, जैसा मैंने बताया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इसने रखा था एलिमेंट्स को। ओके, और एक टाइम के बाद जब मास बढ़ रहा था तो वो कोई नई ऑक्साइड या नई हाइड्राइड नहीं दे रहा था, वही देने लग रहा था जो पहले बन चुकी थी, तो वो अगला एलिमेंट उसके नीचे ही फिट होने लग रहा था। एक तरह से एक इंटरवल तक मास बढ़ा, फिर जो मास इंक्रीज होगा वो वापस से वैसी ही प्रॉपर्टी देगा जैसे पहले वाला दे चुका था। ठीक, तो ये इसका लॉ था जो इसने दिया था। अब देखिए, मैंने बात कही थी 3 चीजों की। एक तो आपको बेसिस पता होना चाहिए, बेसिस से आप लॉ पर जाते हैं, उसके बाद एडवांटेजेस, उसके बाद डिमेरिट्स। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस क्या थे इसने जो पीरियोडिक टेबल दी थी। तो एडवांटेजेस में इसने क्या प्रिडिक्ट किया था बोल्डली कि भाई कुछ एलिमेंट्स जिनका एग्जिस्टेंस तो था लेकिन वो डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना। मतलब ये है कहने का कि जैसे कोई एलिमेंट है नेचर में, मानकर चलिए, और उसकी डिस्कवरी ना हुई हो, उसे भी इसने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसा कोई एलिमेंट है नेचर में, उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे ऐसे उसका मास होता है, और वो कभी ना कभी डिस्कवर होगा, तो वो मेरी पीरियोडिक टेबल में इस जगह आकर के फिट होगा। ये इसने प्रिडिक्ट कर दिया था अपने पीरियोडिक लॉ जो इसने दिया था उससे। तो ये इसकी एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे जब इसने क्लासिफिकेशन किया था, और इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़े थे। मानकर चलिए जो मैंने यहाँ पर ये स्कैंडियम रखा है, इसे आप हाइड कर लीजिए, गैलियम को हाइड कर लीजिए, इसी तरह से जर्मेनियम को हाइड कर लीजिए। मैं हाइड ही करके बता देता हूँ। देखिए, यह स्कैंडियम नहीं है, मानकर चलिए उस टाइम पर नहीं था, ठीक है, लेकिन इसने फिर भी इन तीनों एलिमेंट्स को मैंने मिटा दिया, स्कैंडियम को, गैलियम को, जर्मेनियम को मिटा दिया, ठीक है ना। इस तरह से इसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे, यहां, 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 ये कहते हुए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कभी ना कभी डिस्कवर होंगे, और जब डिस्कवर होंगे तो वो मेरी पीरियोडिक टेबल में यहीं इन्हीं जगहों पर फिट होंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी थी। भाई यहां फिट होने का मतलब क्या है कि भाई इसे पहले से ही प्रॉपर्टीज का पता था कि जो एलिमेंट यहां आने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज पता था। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर होगी कहीं ना कहीं बोरोन से, है ना, तभी तो इसने यहां रखा बोरोन के नीचे एक ही ग्रुप में। एल्यूमिनियम से सिमिलर होगी इस एलिमेंट की, तभी तो इसने यहां रखा था। और ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर भी हुआ, हम आज जानते भी हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही आई जैसी उसने बताई थी। ठीक है, तो ये एक इसका क्या था, क्या था इसका एक एडवांटेज था। जैसे इसने यहां बताया था स्कैंडियम, मतलब स्कैंडियम इसने नहीं बताया था, इसने क्या नाम दिया था वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसने कहा था इका बोरोन। क्या कहा था इसने? इका बोरोन, यानी बोरोन ऊपर है, नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर होना था, यानी उस टाइम पर अननोन था, आज ही तो जानते हैं स्कैंडियम। इसे क्या कहा था इसने, इस एलिमेंट को, स्कैंडियम को, इका बोरोन। क्यों कहा था इका बोरोन? क्योंकि ये जो अननोन एलिमेंट था, अनडिस्कवर्ड, इससे पहले बोरोन आने लग रहा था। इका का मतलब होता है फर्स्ट, तो बोरोन फर्स्ट, देन अननोन एलिमेंट। इका बोरोन का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है। इका मतलब होता है उसका फर्स्ट। इका बोरोन का मतलब क्या है? बोरोन फर्स्ट, देन अननोन एलिमेंट, और अननोन एलिमेंट को आज हम जानते हैं स्कैंडियम। सिमिलरली इका एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम फर्स्ट एंड देन अननोन एलिमेंट, और वो अननोन एलिमेंट कौन है? गैलियम। कौन है? गैलियम है, गैलियम। ठीक है, तो इसने गैलियम का नाम भी पहले ही बता देता, इका एल्यूमिनियम। इसी तरह से स्कैंडियम का इका बोरोन, और इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। अभी मैं आपको ये सब रफ करके बताऊंगा हर एक चीज, बस आप इस टेबल में समझने की कोशिश करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और इस टेबल को कैसे फिट किया, या ये टेबल कैसे बनी है, ये हाइड्राइड्स के फॉर्मूले, ऑक्साइड के फॉर्मूले, ये सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी जो इसका पार्ट 1 है वहां बता दिया है, आप जा करके देखें, सब समझ आएगा। ओके, तो ये दोनों हो गए। इसी तरह से इसने इका सिलिकॉन के नाम से बताया था, मतलब सिलिकॉन फर्स्ट देन अननोन एलिमेंट, तो उस अननोन एलिमेंट का नाम क्या रख देता है इसने? इका सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन फर्स्ट देन अननोन एलिमेंट, मतलब सिलिकॉन के ग्रुप में नीचे कोई एलिमेंट आएगा तो उसका नाम भी इसने बता दिया था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। हालांकि नाम आज वो नहीं है उसका, जर्मेनियम है, इका सिलिकॉन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज वगैरह सब सिमिलर ही पाई गई थी। कौन कौन से? ये हो गया, ये हो गया। यहां पर अभी मैंने ये आपको बनाकर दिखा दिया, हालांकि इसकी टेबल में स्पेसिस है, ठीक है, ये सिर्फ बताया कि मेरिट्स की। तो ये एक मेरिट हो गया इसका, है ना, कि भाई जो एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे उन्हें भी बता दिया, तो उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिया था, और बिल्कुल सही है, वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं हुई, तो मेरिट हो गया एक ये। दूसरा क्या था, देखिए, जो ये हमारे आज के हम जानते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है ना, जो इनर्ट एलिमेंट्स है उस टाइम पर उनकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब ये बाद में डिस्कवर हुए, डिस्कवर होने के बाद यानी इनकी जब डिस्कवरी, तो इन्हें जब इसकी टेबल में फिट करने की कोशिश की गई तो वो फिट हो गए, ठीक है ना, वो फिट हो गए। उन्होंने कोई डिस्टरबेंस नहीं दिया इसकी टेबल को, जिस तरह से भी इसने टेबल बनाई थी। ये अभी पूरी कंप्लीट टेबल नहीं है इसकी, यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या किया इसने, एलिमेंट्स को अलग से ग्रुप बनाकर रख दिया। यहाँ तो आपको 8 ही ग्रुप मिलेंगे इसके, उसमें 1 to 8, ठीक है ना। एक अलग से 0 ग्रुप बना दिया, वहां पर रख दिया उन नोबल गैसेस को, एलिमेंट्स को, तो उन्होंने कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करा इसकी टेबल में, आराम से फिट हो गए। तो ये इसका दूसरा मेरिट है, ठीक, तो ये 2 मेरिट हो गए। अब चलिए बताता हूं मैं आपको इसके लिमिटेशंस, लिखकर भी बता दूंगा अभी, ठीक है। तो लिमिटेशंस में देखिए क्या हुआ अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने इसके लॉ को क्या बताया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मासेस का क्या है, फंक्शन है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा था। देखिए ये जो इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल कॉलम होते हैं इन्हें ग्रुप बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे, पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो उसने क्या किया कि भाई हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया था, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए। उसके बाद क्या किया था इसने जब रख दिया इन्हें एलिमेंट्स को इस तरह से सजाकर, तो कहा कि भाई ये तो एटॉमिक मास इनका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। फिर इसने लो दिया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यही लो दिया था ना। अब देखिए अपने लो से ही किस तरह से इसकी बैंड बजने लगी। यहां देखिए, यहां फोकस करिए और यहां फोकस करिए, कोबाल्ट निकल, यानी कोबाल्ट पहले आ गया, निकल बाद में आया, ठीक। मैं ऐसा क्यों कहने लग रहा हूं, एटॉमिक मास देखिए आप 58.9, 58.7 AMU। तो भैया जिसका मास कम है वो तो आप बाद में रख रहे हो, और जिसका मास ज्यादा है वो आप पहले रख रहे हो। तो ये किसकी लिमिटेशन में आप काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखी इसने, है ना। लोग जो है इसका वो इसी बेसिस पर तो है कि भाई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास यहां पर कैसे ये फ्लक्चुएट कर रहा है कि भाई आपने ज्यादा वाले को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रख दिया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ अपनी टेबल बनानी थी, उसमें प्रॉपर्टीज को सिमिलरिटी दिखानी थी। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है इसका कि भाई पहले कम वाला रखते बाद में ज्यादा वाला। तो ड्रॉबैक क्यों है ये? क्योंकि इसने बेसिस माना था एटॉमिक मास को, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की, लेकिन इतनी अच्छी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जो फिट हो गई क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ये मान सकते हैं, मैं लिखकर भी बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरी क्या थी, जो आपको हाइड्रोजन दिखने लग रहा है, हाइड्रोजन देखिए यहां पर, ठीक है ना। आप कहां फोकस करें? हाइड्रोजन पर फोकस करें। तो हाइड्रोजन को इसने ग्रुप 1 में रखा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच खा रही थी लिथियम से, सोडियम से, तो यहां रख दिया। ठीक है भाई, चलो मैच खा रही थी मान लिया हमने,
लेकिन आप एक गौर और करें कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजेंस, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैलोजेंस वाला जो ग्रुप है यहाँ पर, है ना, इन हैलोजेंस से भी तो मैच खाती है। भाई हाइड्रोजन अगर सिमिलरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज में लिथियम सोडियम के साथ, तो हेलोजन के साथ में भी तो हाइड्रोजन शो करता है प्रॉपर्टीज। आपने वहां क्यों रखा? तो हाइड्रोजन की कोई एग्जैक्ट पोजीशन ये नहीं बता पाया था। मैं बताता हूं क्या प्रॉपर्टीज में मैच खाता है। बस अभी इतना सुनिए कि प्रॉपर्टीज में मैच खाता है दोनों में, तो फिर यहां क्यों रखा? तो ये दूसरा ड्रॉबैक है इसका। मैं अभी इसे रफ करके दिखा दूंगा आपको क्या नहीं मैच खाता, ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या था इसका, थर्ड ड्रॉबैक, कि भाई जो आइसोटोप्स होते हैं उन्हें इसने कंसीडर ही नहीं किया। आइसोटोप क्या होते हैं? देखिए, एक ही एलिमेंट के एटम्स, बस उनमें क्या होगा, उनमें जो एटॉमिक मास होगा वो डिफर करेगा एक दूसरे से, बाकी उनकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ लिख लिख कर बताऊंगा, बस सुन लीजिए। यहां पर जैसे मानकर चलिए क्लोरीन है हमारा, है ना। क्लोरीन के जो आइसोटोप है वो क्या है? क्लोरीन एटम 35 AMU, क्लोरीन एटम 37 AMU, यानी दो अलग अलग एटॉमिक मास वाले एटम्स हैं। तो भैया जब आपने एटॉमिक मास को बेसिस बनाया है और ये कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना है, ठीक है, रखा ही इसने इस तरह से था, तो फिर आपने क्लोरीन को एक ही पोजीशन दे दी। इसके जो 35 AMU वाला और 37 AMU वाला, उसे कहीं अलग अलग क्यों नहीं दी पोजीशन? तो ये बिल्कुल नहीं बता पाता इस बारे में। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, इसके भी आइसोटॉप्स होते हैं, अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यानी 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU वाला। तो भैया उनके अलग अलग पोजीशन कहाँ पर है? सिमिलरली कार्बन, भाई इसके भी आइसोटोप होते हैं, इसे भी आपने एक जगह रख दिया। इसके जो अलग अलग एटॉमिक मास वाले उसे अलग अलग क्यों नहीं रखा? तो ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो इसकी जो 3 लिमिटेशन थी क्या थी? एक तो ये जो ये एनोमलस पेयर ऑफ एटॉमिक मासेस पाए गए, यानी कि जो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इसने प्लेस किया था कि भाई 58.9 पहले रख दिया, 58.7 बाद में रखा, तो इसे नहीं बता पाया। ये इसका जो लो था इसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक। दूसरी क्या बताई मैंने? हाइड्रोजन की पोजीशन, क्यों? क्योंकि ये सिमिलरिटी शो करता है इनके साथ भी, इनके साथ भी। तो फिर हाइड्रोजन को आपने एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा? इस पोजीशन को नहीं बता पाया ठीक से। तीसरी क्या बताई मैंने? कि जो आइसोटोप्स होते हैं उन्हें कंसीडर ही नहीं किया। भाई तुम एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता करके एलिमेंट के उनके हिसाब से फिट कर रहे हो टेबल में, तो फिर एटॉमिक मास को ही भूल गए। अरे भाई भूल ही तो गए। ये क्लोरीन का मानकर चलो यार, क्लोरीन का जो क्लोरीन 35 होता है ना, क्लोरीन 37 होता है, ठीक है। तो भाई इन्हें तुमने एक ही जगह डाल दिया एटॉमिक मास, जब इनके अलग अलग है तो अलग अलग पोजीशन दो ना। कैसे देता बेचारा? देने बैठता तो जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के लिए थी, वो उनके हिसाब से नहीं चल पाता ना फिर ये। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों के दोनों सेम प्रॉपर्टी देते हैं। सुनो, इसने क्या किया था, इसने ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करी, ठीक है, उनके हिसाब से फिट कर दिया और बाद में मिला इसे रिजल्ट के भाई एटॉमिक मास इंक्रीज होते हुए रखा रहा, तो उसे बेसिस मानते हुए लॉ बना दिया। देखो 35, 37 ये आपको एटॉमिक मास के हिसाब से तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका रिएक्शन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो एक ही प्रोडक्ट देंगे ये, तब जाकर के डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो इसीलिए उसे डिफरेंस नहीं दिखा था। बाद में साइंटिस्ट होती है ना चिढ़ कि भाई इसने कैसे कर दिया, कुछ ना कुछ खामी निकालो, तो उन्होंने पकड़ लिया इसे कि भाई बता। तो अभी मैं इसका एक एक करके आपको बना देता हूँ। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मैं आपको समरी टाइप बना देता हूँ, इसे आप नोट ही क्या करना, आप एनसीईआरटी में से देख लेना अपनी। हालांकि इन पॉइंट्स को जो मैंने टिक किए, जहाँ जहाँ कमियाँ खामियाँ, जहाँ एडवांटेजेस आए वो लगा दिए मैंने, तो आप लगाने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, ठीक है। ये ट्रांजिशन ग्रुप होता है, 8th ग्रुप जो होता है इसका, 1 to 8 ग्रुप थे, सारे ग्रुप भी नहीं फिट कर पाया मैं यहाँ पर, ठीक है। और पीरियड 6 होते हैं, तो इसे मिटा करके मैं इसकी लिमिटेशंस लिखा देता हूँ ठीक से, ओके। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर ले अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर, ओके। हाँ, इसकी लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक लिमिटेशन क्या बताई थी मैंने, आइसोटोप वाली, ठीक है। दूसरी हाइड्रोजन की पोजीशन वाली। तीसरी ये तो इसमें तो लिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे कि भाई रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, समझाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, समझ में ही आ गया आपको कि भाई पहले बड़ा मास रख दिया फिर छोटा मास रख दिया, जो कि ना पहले छोटा होना चाहिए था बाद में बड़ा।
आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा कर देते हैं ना साइंटिस्ट के, छोटे को पहले रख देते तो बड़े को बाद में, तो भैया फिर उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर गई थी, ठीक है ना। जो फंडामेंटल इसने प्रॉपर्टी ली ना एटॉमिक मास, वही गलत है, बस उसे नहीं लेना था, तो वो सारी चीजें अपना आप ठीक हो जाती। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेनी थी कोई, और वो होती है एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं लिमिटेशंस आपको करा देता हूँ एक बार समरी टाइप करके। अचीवमेंट तो समझ में आई ना। अचीवमेंट्स, भाई पहली अचीवमेंट क्या है इसकी, दूसरी अचीवमेंट पहली ये है कि भैया इसने तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए उन्हें भी प्रिडिक्ट कर दिया था और उनकी प्रॉपर्टीज तक को बता दिया था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया स्कैंडियम वाला केस, गैलियम वाला केस। तो चलो मैं बता देता हूँ यार, एडवांटेज भी बता ही देता हूँ मैं। देखो एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज में मैंने क्या बताया कि इसने प्रिडिक्ट कर देता है एलिमेंट्स को पहले ही, जैसे कि कौन सा बताया था मैंने कि गैलियम, ठीक है ना, और इसे नाम क्या दिया था इसने, इका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम फर्स्ट और फिर अननोन एलिमेंट, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम आई थी। कैसे बताता हूं, देखिए इका एल्यूमिनियम किसने बताया था ये, किसने, अरे मेंडलीव ने। और कौन सा है ये एक्चुअल में जब प्रिडिक्ट हो गया था, क्या है इसका नाम, गैलियम, क्या है गैलियम, ठीक है ना, गैलियम है। इसका एम मास कितना बताया था इसने, 68 mu, जो एटॉमिक मास बताया था, ठीक है ना। और जब डिस्कवर हुआ तब कितना निकला, 69.4, तो मतलब 69.4 या 69.7, ठीक है ना, 69.74 लिख रहा हूँ मैं mu। तो भैया बिल्कुल एक जैसा ही आया जैसा उसने प्रिडिक्ट किया, बिल्कुल उसी के आसपास आया, तो बिल्कुल सही प्रिडिक्शन थी इसने। और मेल्टिंग पॉइंट बताया था इसने कि इसका लो होता है, जब डिस्कवर हुआ तो इसका भी लो ही निकला, ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, क्या प्रिडिक्ट कर दिया था, इका Cl3, है ना। बाद में क्या निकला, गैलियम क्लोराइड, बिल्कुल वही फॉर्मूला निकला, मतलब ये एलिमेंट था तो एलिमेंट ये रहा, देखो 3 क्लोरीन के साथ मिलकर के क्लोराइड वाला फॉर्मूला था बिल्कुल। फिर ऑक्साइड का फॉर्मूला कि भाई ऑक्साइड्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह का नेचर शो करेगा, वो भी बता दिया था इसने पहले ही। तो फॉर्मूला क्या आया था ऑक्साइड के साथ में ये, और इसका भी क्या आता है ये। तो यानी ये इसकी अचीवमेंट थी, जो इसने प्रिडिक्शन कर दी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की और उनकी प्रॉपर्टीज तक बता दी थी, तो ये इसकी अचीवमेंट थी। नोबल गैसेस को भी फिट कर देते हैं, वो भी अचीवमेंट थी। तो अचीवमेंट समझ में आई, जो मैंने बताया था उसका एक समरी टाइप थोड़ा सा बता रहा हूँ एक्सटेंड करके। अब इसकी लिमिटेशंस बता देता हूँ, डायरेक्ट नोट कर ले इसे, करना हो तो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लिमिटेशंस समझा देता हूँ, हालांकि मैं टेबल के हिसाब से भी बता चुका हूँ आपको। और सोच रहे होंगे आप कि भैया बड़ा बोरिंग सा लेक्चर होने लग रहा है, तो इससे पहले वाला पार्ट आप देख कर आओ तो आपको ये समझ में खुद ही आ जाएगा। हो सकता हो कि आप खुद ही पढ़कर समझ ले, फिर आपको ये भी देखने की जरूरत ना पड़े। वो बेसिक है भाई, उसके बिना सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो इसके जो लिमिटेशंस थे, ठीक है ना, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, एनोमली जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, क्या था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, क्या कोबाल्ट और निकिल वाला केस कि भाई कोबाल्ट और निकिल वाला, इसका कितना था 58.9, इसका कितना था 58.7। तो ये बाद में रखा आपने कम मास वाला, यानी ये क्या है, लेस मास है ना इसका, इसका मोर मास है। तो ये आपने पहले लिख दिया, ये बाद में, मतलब अपनी टेबल में ये पहले रख दिया आपने, ये बाद में रखा। और लो क्या कहता है आपका, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था एक तरह से, तो क्या हो गया, ये पहले बड़ा रख दिया फिर बाद में छोटा, भाई गलत है ना। तो ये एक लिमिटेशन थी इसकी, ठीक है ना, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास।
अब फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिक्कत होगी फिर मुझे लिखने में। ये टेबल के हिसाब से भी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना, लिख लीजिए बस, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड क्या थी लिमिटेशन, कि भाई जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो ये नहीं बता पा रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन भाई इसने रख दिया एल्कली मेटल्स के साथ में, ठीक, लेकिन हम इसे भाई हेलोजेंस में भी तो रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं? हेलोजेंस के साथ। क्यों? अब मैं बताता हूं, देखिए क्यों। एल्कली मेटल है आपका, सोडियम है ना। अगर इसकी मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये मुझे कौन सी ऑक्साइड देता? Na2O। ये तो फॉर्मूला बनता। अब हाइड्रोजन की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये क्या देगा? H2O। अरे भैया, तो फिर इनका जो जनरल फॉर्मूला आ रहा ऑक्साइड का वो तो R2O आ रहा, और हाइड्रोजन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल एल्कली मेटल के साथ में रख सकता हूं इसे, इस प्रॉपर्टी को देखते हुए, है ना। हेलोजेंस F2 Cl2 Br2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन भी भैया डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर तुम एक प्रॉपर्टी अपने जैसी ला रहे हो एल्कली मेटल्स, तो हेलोजेंस भी तो एक प्रॉपर्टी अपने जैसी ले आए ना, डायटोमिक है, तो भैया इसे यहां रख दो फिर इस हिसाब से। फर्दर एल्यूमिनियम के साथ अगर आपका क्लोरीन रिएक्ट कर ले तो AlCl3 बनाता है। क्या बनाता है? AlCl3 बनाता है। अगर आप हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा दे तो ये भी AlH3 बनाता है। तो भैया यहाँ पे भी तो प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही है ना इनकी, हेलोजेंस के साथ में हाइड्रोजन की, जिस तरह से ये एल्कली के साथ में कर रहा है। तो आप जब इसके साथ रख सकते हो तो भी इसके साथ भी रख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आकर बैठ गई, ठीक है ना, इसके हिसाब पीरियोडिक टेबल में, कि ये बता ही नहीं पाया अपने लॉ के हिसाब से। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो कैसी थी, मतलब अनडिस्क्राइब्ड, यानी उसके लिए एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, फेक तो इसने एल्कली मेटल्स पढ़ दिया, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनडिस्क्राइब्ड रही, ठीक है। ये दूसरी लिमिटेशन हुई इसकी। तीसरी मैं बता देता हूँ, नोट करिए इसे। देखिए ये बुक में नहीं मिलता आपको जल्दी से, ठीक है ना, तो कर लो इसे नोट। ओके, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये बता ही नहीं पाया, मतलब इसका लॉ नहीं बता पाया, इसने तो फेंक दिया था, रख दिया था, लो भाई एल्कली मेटल्स के ऊपर रख दो, है ना। तो पहला मैंने रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एटॉमिक मास कर दिया, है ना, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की पोजीशन बता दी। अब आइसोटोप वाला जो केस मैं बता रहा था, यानी आइसोटोप्स को इसने कंसीडर ही नहीं किया भाई, ठीक है। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स वाली जो लिमिटेशन थी इसकी, थर्ड लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, कहीं दी इसने उन्हें आइसोटोप्स को जगह, कहीं नहीं दी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स यानी जो आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन को नहीं बताया भाई, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्लोरीन एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट का? क्लोरीन का, Cl का, है ना, क्लोरीन का, Cl2 का, क्लोरीन एलिमेंट का, कि भाई इसने चलो क्लोरीन को रखा है हेलोजेंस में, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्लोरीन के तो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट एटॉमिक मास जो होता है उनका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि जो आपका क्लोरीन है, ये दो इसके आइसोटोप्स हैं, आप पढ़ोगे क्लोरीन 35, यानी एक क्लोरीन एटम ऐसा जिसका एटॉमिक मास 35 होगा, क्लोरीन 37। अब बताऊं इसने इस चीज को क्यों नहीं नोटिस किया था? आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर कराया, यानी इसका पार्ट 1, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देखना जरूर। तो इसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनकी स्टडी करके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पर तब प्लेसमेंट करी थी। और भैया मैंने क्या कहा, जो आइसोटोप होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी ही शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप आइसोटोप्स को नहीं बता सकते कि कौन सा है, कौन सा नहीं। क्यों? देखिए, अगर मैं क्लोरीन 35 की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं,
तो ये देगा हमें Cl2O7, ठीक। और इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं तो क्या देगा HCl। हाइड्रोजन हाइड्राइड्स में और क्लोराइड में ये दे रहा है। 37 का करा दूं ऑक्सीजन के साथ में तो ये भी Cl2O7 दे रहा। हाइड्रोजन के साथ में करा दूं तो ये भी HCl दे रहा। मतलब क्या है, जो मेंडलीव ने इनकी प्रॉपर्टीज देखी होंगी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के, तो भैया इसे तो पता ही नहीं लगा होने का कि आइसोटोप है क्या, है ना। या पता भी होगा तो क्या मतलब जिस चीज को इसने बेसिस माना, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसके हिसाब से तो नहीं रख सकता ना ये अपने टेबल में आइसोटोप को अलग अलग करके। और दिया भी नहीं इसने उनकी पोजीशन अलग अलग। मानकर चलो क्लोरीन को एक ही जगह दिखा दिया उसने, है ना, एक ही जगह तो दिखा रखा, भी बताया था मैंने टेबल में। ऐसे नहीं दिखाया कि 35 भैया याले ग्रुप में रखा 7 में, 37 8th में रख दिया, ना ना ना। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को भी ये नहीं बता पाया था। तो ये सब इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर जैसा भी आया होगा समझ आया होगा, ठीक है ना। नहीं आया समझ तो आप इसे रिपीट करें और एक बार इसका पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि वो बेसिक है भाई। वहां आपने देख लिया तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की धूधा कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई इसे प्लीज, ठीक है ना। और इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है ना, नोट्स दिए जाएंगे, मतलब एक तरह से फुल पैकेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं, कोई फालतू की बातें या फालतू के लेक्चर्स हम यहाँ से नहीं डालते कि भाई एग्ज़ाम आ रहे ये कर दो वो कर दो, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंसियरली प्रिपरेशन करो, बढ़िया जाओगे, मतलब 90+ जाओगे, ठीक है। ख्वाब दिखाने बेकार है, सिंसियरली प्रिपेयर करोगे तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर लोगे अपने आप को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि हाँ मेरा स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 100% वाला है, 95+ वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।